हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू B2 लर्निंग। बच्चा आज हम रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर का 8 पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी 7 पार्ट निपटा चुके हैं और अभी कोशिश करेंगे कि चैप्टर ना इस पार्ट के अंदर खत्म कर दो, 9 पार्ट बनाने की जरूरत ना पड़े। क्लियर है? चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास तक हमने क्या करा था मैं एक बार थोड़ा सा बताता हूं। लास्ट क्लास में अपने बच्चा फंक्शंस के सारे टाइप्स पढ़ लिए थे। सारे टाइप्स का मतलब इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन, ये सब हम कर चुके हैं लास्ट क्लास तक। बच्चा आज हम स्टार्ट करेंगे उसका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन बेटा ध्यान से समझना, बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहां पे ना मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। प्रॉपर नोट्स बना के बैठने हैं आपको, प्रॉपर नोटबुक लेके बैठनी है और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ठीक है, यहां मिस्टेक करोगे तो फंस होगे। अब कंपोजिट फंक्शन क्या होता है समझने की कोशिश करना, एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूं, सिंपल से डेफिनेशन से, कि आउटपुट ऑफ वन फंक्शन बिकम इनपुट फॉर अनदर फंक्शन। यानी कि मेरे को इतना तो समझ आ रहा है कि कंपोजिट फंक्शन का मतलब है दो फंक्शन है जो आपस में कनेक्टेड है। अब वो किस फॉर्म में कनेक्टेड है वो मैं समझाता हूं। सबसे पहले मैं फंक्शन की डेफिनेशन पे एक बार के लिए वापस जाता हूं। फंक्शन मैंने क्या बोला था कि यार फंक्शन एक मशीन है। उस मशीन में आप x करके कोई इनपुट डालते हो और वहां से fx करके कोई आउटपुट निकलता है। क्लियर? अच्छा, फंक्शन होने के लिए उस मशीन की क्या कंडीशन होनी जरूरी है कि यार वो x की एक वैल्यू के लिए fx की एक ही वैल्यू दे, मतलब एक इनपुट के लिए देयर मस्ट बी ओनली वन आउटपुट। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो वो फंक्शन है। बढ़िया बढ़िया। अब मैं बात करता हूं बेटा कंपोजिट फंक्शन क्या होता है समझना। यहां पे ये तो समझ आ रहा है कि दो फंक्शंस है। अब वो दो फंक्शंस आपस में किस तरह से कनेक्टेड है वो मैं समझाता हूं। क्या बोला डेफिनेशन के, आउटपुट ऑफ वन फंक्शन, मतलब मेरे पास दो मशीन है यहां पे, फंक्शन f, फंक्शन g। डन? ओके, अब यहां पर फंक्शन f के पास यानी मशीन f के पास इनपुट गया एक वैल्यू x। अब ये जो मशीन के पास गया इसने इसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करके आउटपुट दिया, और आउटपुट क्या दे रहा है अपने को, आउटपुट दे रहा है fx। आउटपुट क्या है अपने पास, fx। अब होगा क्या, ये जो आउटपुट मशीन f से प्रोड्यूस हो रहा है वो आउटपुट मशीन g के पास एज ए इनपुट जाएगा। यही तो डेफिनेशन बोल रही है। अब ये एज ए इनपुट जाएगा। अब मशीन g क्या करेगा, fx को एज ए इनपुट लेगा, उसे प्रोसेस करेगा और फाइनल आउटपुट gx निकालेगा। अब gx का मतलब क्या होता है, जब x इनपुट देते हैं, इनपुट क्या दे रहे fx, तो आउटपुट क्या निकलेगा, g ऑफ fx, और जिसे मैंने इस फॉर्म में लिखा g ऑफ fx। ये लिखने का एक तरीका होता है। क्लियर है? g ऑफ fx मतलब ये प्रोसेस हो रहा है, तो इनपुट क्या आ रहा है, मशीन g के पास, फंक्शन g के पास इनपुट क्या आ रहा है, fx आ रहा है। और fx क्या है, fx बेसिकली फंक्शन f का आउटपुट है जब फंक्शन f को x इनपुट दिया था। बात समझ आई? तो सिंपल क्या हुआ, अपने पास सेट a है, सेट b है, सेट c है। यहां से इनपुट a गया b के पास और b ने उसे क्या बना दिया, स्मॉल b। मतलब क्या हुआ अपने पास, यहां से a b से कनेक्टेड है, b लेट्स सपोज c से कनेक्टेड, तो a b c आपस में इस तरह कनेक्टेड। तो a से अगर मैं मशीन g ऑफ fx में a इनपुट दूंगा तो आउटपुट क्या निकलेगा, c निकलेगा। पहले मशीन फंक्शन f में प्रोसेस करके उसको b बनाया, फिर g ने उसको प्रोसेस करके c बनाया, और ये प्रोसेस फॉलो हुई। और इस प्रोसेस को, इस कंप्लीट फंक्शन को बेटा अपन बोलते हैं कंपोजिट फंक्शंस। क्लियर है? अब वो कंपोजिट फंक्शन ना किसी भी फॉर्म में हो सकता है। क्या क्या पॉसिबल केसेस में बताता हूं बेटा, समझना। जैसे अपने पास यहां पे था, यहां पे अपने पास क्या था, एक मशीन f थी जिससे जो आउटपुट निकला उसे फाइनल g ने प्रोसेस किया, मतलब इसे अपन ने बोला गॉफ। गॉफ का मतलब हुआ g ऑफ f, यानी मैं बोल सकता हूं g ऑफ fx। इस फॉर्म में इसको लिखा। ठीक है, यहां पे क्या आ रहा है कि f का जो आउटपुट आ रहा है वो g के पास एज ए इनपुट जा रहा है और फाइनल g उसे प्रोसेस कर रहा है। x गया f के पास, fx बना, fx गया g के पास, फाइनल g ऑफ f बना। इसी तरीके से अगर मेरे पास है f ऑफ g, फॉग, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉग का मतलब हो जाएगा f ऑफ gx। मतलब अभी क्या हो रहा है, अभी फाइनल मशीन f है, पहले x गया g के पास, g ने क्या बनाया उसको फाइनल आउटपुट gx बनाया। अब gx जाएगा f के पास एज ए इनपुट और फाइनल आउटपुट विल बी f ऑफ gx, जिसको मैंने बोला फॉग, यानी कि f ऑफ g।
क्लियर, सिंपल पता चल रहा है, जिससे बात हो रही है जहां तक पहुंच रहे। अगर यहीं पर अपने पास f ऑफ f हो, ये भी पॉसिबल है कि उसी फंक्शन को दोबारा, यानी कि मेरे पास यहां से f में, मैंने फंक्शन f में एक इनपुट डाला, fx निकला, उस fx को यानी कि जो प्रोसेस डेटा है, यानी कि जो फाइनल आउटपुट fx है, उसे वापस इसी मशीन में एज ए इनपुट डाल दिया। अब इसी मशीन में एज ए इनपुट डाल दिया तो अब जो निकलेगा दैट विल बी f ऑफ f, दैट इज f ऑफ fx, जिसको मैंने f ओ f लिखा, दिस इज f ऑफ fx। समझ आ रहा है सिंपल फंडा। f के आउटपुट को g में डाला, g के आउटपुट को f में डाला, f के आउटपुट को f में डाल दिया। और ये भी तो कर सकते हैं कि g के आउटपुट को g में डाल दे, जिसको अपन ने g बोला, यानी कि g ऑफ gx। अभी क्या हुआ होगा, अभी मैंने पहले x डाला g मशीन में, आउटपुट आया gx, और उस gx को वापस से g मशीन में डाल दिया, तो फाइनल जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है g ऑफ g, दैट इज g ऑफ gx। तो ये अपने पास चार तरह से अपन डिफरेंट फंक्शंस को लिख सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। बात खत्म, क्लियर। x गया fx के बाद, fx ने प्रोसेस किया, f गया x गया f के पास, f ने प्रोसेस करके fx निकाला, और fx गया g के पास, g ने प्रोसेस करके g ऑफ f निकाला। बस इतना सा होता है, ठीक है। अब इसको कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं बेटा, और ध्यान से समझना कि बेहद आसान है, एक्चुअल में इतना डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। क्या बोला मैंने, लेट सपोज मैं कह रहा हूं कि अपने पास ना तीन फंक्शंस है, तीन सेट्स है, रैंडम सेट्स मैंने कोई लिया, रैंडम सेट्स, सेट ए मैंने कंसीडर किया इसे, सेट बी से अपन ने कंसीडर किया, और सेट सी से अपन ने कंसीडर किया, ठीक है। तीनों विजिबल क्लियरली। अच्छा, तीनों में कुछ एलिमेंट्स लेता हूं। लेट्स सपोज मैंने बोला यहाँ पे एक एलिमेंट ए है, एलिमेंट बी है, एलिमेंट सी है, यहाँ पे अपने पास 1 2 3, यहाँ पे अपने पास p q r, ठीक है। अब ये जो अपने पास तीन सेट बन रहे हैं डिफरेंट, उनको नेम दिया मैंने, लेट्स सपोज दिस इज सेट ए, सेट बी, सेट सी। अच्छा, सेट ए से सेट बी के बीच में एक फंक्शन है डिफाइंड, ठीक है। फंक्शन f जो है वो डिफाइंड है कहां से कहां तक, a से लेकर b तक। अच्छा, एक और फंक्शन ले लेते हैं g, जो डिफाइंड है कहां से कहां तक, b से c तक। तो एक फंक्शन लिया f जो a से b पे डिफाइंड है, एक और फंक्शन अपन ने लिया g जो डिफाइंड है बेटा कहां से, b से लेकर c पर, ठीक है। अब जो एलिमेंट्स है वो किस तरह से कनेक्टेड है वो भी मैं बता देता हूं। मैंने रैंडम माना कि a को मैंने 1 से कनेक्ट किया, b को 2 से कनेक्ट किया, c को 3 से कनेक्ट किया, यानी फंक्शन f क्या कर रहा है, फंक्शन f को जब a इनपुट मिल रहा है तो a 1 आउटपुट दे रहा है, b पर 2 और c पर 3 आउटपुट दे रहा है। अच्छा, फंक्शन g क्या कर रहा है, g 1 को एज इनपुट ले रहा है तो p आउटपुट दे रहा है, 2 को ले रहा है तो q आउटपुट दे रहा है, और 3 को ले रहा है तो r आउटपुट दे रहा है। समझ आया। अभी प्रोसेस क्या हो रहा है, फंक्शन a के पास, फंक्शन f के पास जब a जा रहा है तो आउटपुट क्या निकल के आ रहा है, अपने पास 1 आ रहा है। अच्छा, फंक्शन f के पास जब b इनपुट जा रहा है, फंक्शन f के पास जब b इनपुट जा रहा है तो b इनपुट जा रहा है तो आउटपुट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और f के पास जब c इनपुट जा रहा है तो आउटपुट अपने पास 3 आ रहा है। ये अपने को बेसिक फंक्शन है, ये अपने को पता होता है कि यार इस इनपुट से आउटपुट आ रहा है, कनेक्टेड जो मैपिंग है उसके थ्रू अपन ने इजीली बताया। अच्छा, g से क्या पता चल रहा है, g के पास जब 1 जा रहा है, g के पास जब 1 आ रहा है तो आंसर आ रहा है p, g के पास जब 2 जा रहा है तो आंसर आ रहा है q, और g के पास जब 3 आ रहा है तो आंसर आ रहा है अपने पास r। ये भी समझ आ रहा है, b से लेकर c तक। अभी मैंने f और g के बीच में कोई कनेक्शन नहीं बताया, मैंने बस f फंक्शन का काम बताया कि किस इनपुट पे क्या आउटपुट ले रहा है, g फंक्शन का काम बताया कि किस इनपुट पे क्या आउटपुट ले रहा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं बात करता हूं बेटा, अगर g ऑफ 1 की मैं बात कर रहा हूं तो g ऑफ 1 को मैं f ऑफ a लिख सकता हूं, g ऑफ f ऑफ a मैंने लिखा। अच्छा, g ऑफ f ऑफ a का मतलब क्या है, f ऑफ a कितना है, 1 है, f ऑफ a कितना है, 1 है, तो f ऑफ a को मैं 1 से रिप्लेस करता हूं, दिस इज बेसिकली g ऑफ 1, और g ऑफ 1 कितना है, p है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूं कहां से कहां तक, a से लेकर c पर, और इस फंक्शन का नेम ने मैंने लिया g ऑफ f, यानी जिसको मैंने बोला g ऑफ f(x), ये अपन ने फंक्शन बोला। अब ये फंक्शन किस इनपुट पे क्या आउटपुट दे रहा है वो समझना। जब a इनपुट गया तो f ऑफ a की बात हो रही है, f ऑफ a की बात, f ऑफ a कितना दे रहा है, f ऑफ a 1 दे रहा है, यानी बेसिकली बात हो रही है g ऑफ 1 की, विच इज इक्वल टू p, यानी कि g ऑफ f ऑफ a, g ऑफ f ऑफ a इज इक्वल टू p। अगर मैं बात करता हूं लेट्स सपोज g ऑफ f ऑफ b, अब f ऑफ b कितना है, 2 है, दिस इज बेसिकली g ऑफ 2, एंड g ऑफ 2 इज इक्वल टू
Q and last is G of F of C and this is equal to G of 3 and this is equal to R। एकदम क्लियर समझ आ गया कि यार G of F का ना एक्चुअल में क्या मतलब होता है। G of F क्या करता है, F के इनपुट को लेता है, प्रोसेस करता है, फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस करता है जो अपने पास आ रहा है। G of F से इनपुट ले रहा है यहां से, आउटपुट ले रहा है यहां पर, बट ध्यान रखना कनेक्टेड है यहां से, B से कनेक्टेड है, और वो किस तरह से कनेक्टेड है वो मेरे को क्लियर समझ आ रहा है। ठीक है, तो इस फंक्शन को अपन बोलते हैं बेटा G of F, यानी कि कंपोजिट फंक्शन का एक पार्ट। देन अगर यहीं पे लेट सपोज मेरे को f of f निकालना होता है या f of g निकालना होता है, लेट सपोज मैं कह रहा हूं f of g निकाल दो सर, निकाल दें। अच्छा, तो f of g के लिए क्या करा, f of g कितना ले, अगर g पे क्या क्या इनपुट आ रहा है, g पे इनपुट आ रहा है 1 2 and 3। अच्छा, मैं g1 की ही बात करता हूं। अब G1 लूंगा तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, G1 कितना है, P है, यानी कि f of P। अब बोलोगे सर f of P बताओ, अरे भाई f of P तो कुछ निकलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि f जो फंक्शन है वो तो सिर्फ A B और C इनपुट ले रहा है, वो तो P Q R ले ही नहीं सकता अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो अभी तक अपन ने ड्रॉ करा है। यानी कि मेरे को समझ आ रहा है कि यहाँ पे f of P की मैं बात करूं तो वो नॉट डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि तो इनपुट ही नहीं लेता। देन ये फंक्शन P के लिए डिफाइंड ही नहीं है। F फंक्शन तो सिर्फ A B और C के लिए डिफाइंड है, P के लिए डिफाइंड नहीं है, मतलब ये f of P नॉट डिफाइंड। अच्छा, f of P नॉट डिफाइंड मतलब f of G1 नॉट डिफाइंड। अच्छा, f of G1 इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब f of G इज नॉट डिफाइंड। यहां मुझे पता चल रहा है कि f of G जो है वो तो डिफाइंड ही नहीं है। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार कंपोजिट फंक्शन डिफाइंड हो, डिपेंड करेगा कि फंक्शन अपने पास वो इनपुट को एक्सेप्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जैसा कि यहां पर हुआ। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना, मुश्किल लगेगा नहीं, ध्यान से करोगे तो समझ जाएगा, एकदम आसान से। ठीक है, चलो बेटा कुछ और क्वेश्चन मैं करता हूं इसी से डिफाइंड और नॉट डिफाइंड रिलेटेड, ताकि थोड़ी सी और क्लैरिटी आए। अगेन मैंने वही घिसे पीटे 3 सेट लिए, मैंने कहा 3 सेट है मेरे पास, तीनों को मैंने नेम दे दिया, तीनों का नाम मानता हूं मैं कुछ A B and C। ठीक है, तो मैंने बोला यार ये सेट A है, ये सेट B है, ये सेट C है। ठीक है, अच्छा सर इनको कोई एलिमेंट भी दे दो, दे देते एलिमेंट। मैंने बोला यार इसके पास एलिमेंट है A B C and D, डन। अच्छा, इसके पास सेट मैंने बोला एलिमेंट अपने पास लेट सपोज P Q R S। अच्छा, C के पास मैं एलिमेंट बोलता हूं लेट सपोज C के पास अपने पास एलिमेंट है K L M और N। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, यहां से एक काम करता हूं, ऐसे हटाता हूं। अब मैं जो बताना चाह रहा हूं समझना। अब यहां पे क्या हो रहा है यार, A को मैंने कनेक्ट किया P से, B को कनेक्ट किया C से, A से, और इसको कनेक्ट Q से, और इसको कनेक्ट किया R से, और D को भी कनेक्ट कर दिया लेट सपोज मैंने R से कर दिया। अच्छा, यहां से अपने पास क्या रहा है, P K से कनेक्ट हो रहा है, ये इससे कनेक्ट हो रहा है, और R M से कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, डन, यहां तक कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। अभी मैं अगर बात करूं तो क्या पहली बात तो क्या यहाँ पे A से B तक जो फंक्शन है क्या वो डिफाइंड है, क्या फंक्शन प्रॉपर है? बिल्कुल है। फंक्शन के लिए अपने को पता है हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, मतलब यूनिक इमेज होनी चाहिए, बिल्कुल है, कोई खाली नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अगर मैं B से C की बात करूं, अगर B से C की बात करूं, इस फंक्शन को मैं G बोलूं तो क्या G भी B से D पे डिफाइंड है? बिल्कुल है, कोई एलिमेंट खाली नहीं बैठा और सबकी एक एक इमेज है, तो इसका मतलब मेरे को समझ आ रहा है कि दोनों फंक्शन डिफाइंड है। लिख लेता हूं साइड में, F मैंने बोला डिफाइंड है A से B के बीच में, G मैंने बोला डिफाइंड है B से C के बीच में। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहां पे क्या बनेगा, अगर मैं फंक्शन को, इस फंक्शन को मैंने नेम दिया लेट सपोज, इसको मैंने बोला G of F, यानी कि G of F X, यही नेम दिया अपन ने। अच्छा, अगर मैं अब G of किसकी बात करें, G of F A की बात करते हैं, तो G of F A का मतलब क्या हो गया, G of P, और G of P का मतलब कितना हो गया, K हो गया। क्या ये बात समझ आई? बढ़िया। अच्छा, अगर मैं G of F B की बात करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, G of Q के इक्वल आ जाएगा, और यहां से अपने पास आउटपुट क्या आएगा, अपने पास आउटपुट आएगा L आएगा। बढ़िया। अच्छा, G of F C की बात करूंगा तो G of F C का मतलब हो गया G of R एंड दिस विल बी इक्वल टू M, एंड लास्ट इज G of F D की बात करेंगे तो D भी क्या आउटपुट दे रहा है, R ही दे रहा है, मतलब दिस विल अगेन G of R एंड दिस विल बी इक्वल टू अगेन M। ये अपने पास फंक्शन बना। अच्छा, क्या फंक्शन डिफाइंड है? बिल्कुल डिफाइंड है। जितने भी इनपुट अपने पास F ने दिए, जितने भी इनपुट अपने पास F के पास थे, मतलब वो सारे के सारे G of ने एज इनपुट का वर्क कर रहे हैं, बिकॉज हर इनपुट के लिए देयर इज ए आउटपुट।
हर इनपुट के लिए अपने पास एक ना एक आउटपुट है, चाहे वो ए आए, बी आए, सी आए या डी आए, मतलब फंक्शन डिफाइंड और नॉट, 100% फंक्शन डिफाइंड। क्या ये बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अच्छा, ये बात तो समझ आ गई कि फंक्शन डिफाइंड है। अभी मैं एक और चीज अगर पूछूं तो समझना और समझाना, अगर मैं इसी फंक्शन में डोमेन और रेंज की बात करता हूं कि सर ये फंक्शन GOF जो आपने बोला, GOF जो फंक्शन बोला आपने कहा डिफाइंड है, बिल्कुल समझ आ गया सर डिफाइंड है। क्यों डिफाइंड है ये भी समझ आ रहा है कि हर इनपुट के लिए जो मेरे पास इनपुट आ रहा है वो प्रोसेस होकर निकल ही रहा है, मतलब उसका आउटपुट आ ही रहा है। अगर इतना समझ आया तो सर मेरे को ना डोमेन समझा दो और रेंज समझा दो। अच्छा, अभी डोमेन क्या होगा? अभी डोमेन क्या होगा? डोमेन मतलब वो सारी वैल्यूज जो g(f) फंक्शन एक्सेप्ट करता है। कौन सा फंक्शन एक्सेप्ट करता है? g(f), यानी कि जिस फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं GOF फंक्शन की, अगर मैं GOF के डोमेन की बात कर रहा हूं। अच्छा, f के और g के डोमेन से फर्क नहीं पड़ेगा, मेन फर्क पड़ेगा g(f) के एक्सेप्ट करता है। अच्छा, मैं यहां पे देखूं मेरे पास f a b c d एक्सेप्ट करता था, क्या ये चारों की चारों वैल्यूज a b and c and d क्या g(f) भी यानी कि GOF भी एक्सेप्ट कर रहा है? अगर देखें तो बिल्कुल कर रहा है, और यहां पे अपन ने देख लिया। ठीक है, तो मेरे पास डोमेन जो अपने पास आएगा वो आएगा A, B, C and D, कोई डाउट नहीं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर अपन रेंज की बात करते हैं तो रेंज क्या निकल के आएगी? रेंज आएगा जो अपने पास फाइनल आउटपुट आ रहा है, तो रेंज जो आएगी वो PQR नहीं आएगी बेटा, ना ही रेंज KLMN आएगी। फाइनल रेंज जो अपने पास आएगी वो सारी रेंज जो अपने पास इन इनपुट से प्रोसेस होके फाइनल आउटपुट GOF के थ्रू आ रही है। दैट इज A मिलने पर K आ रहा है, B मिलने पर L आ रहा है, C मिलने पर M आ रहा है और D मिलने पे भी M आ रहा है। इसका मतलब रेंज जो अपने पास निकल के आ रही है दैट इज KLM, ये अपने पास रेंज आ रही है। आई होप डोमेन भी क्लियर यहां पे, रेंज भी क्लियर यहां पे, और फंक्शन कब डिफाइंड है और कब डिफाइंड नहीं है ये भी क्लियर यहां पे। अच्छा, चेंज क्या हो सकता है? लेट सपोज मैं यहां पे एक चेंज बोलता हूं, और ये मैंने बोला कि यहां पे ना एक फंक्शन मेरे पास r के बाद लेट सपोज मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं इस फंक्शन के अंदर, और जो चेंज कर रहा हूं बेटा वो या तो थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं पहले, इससे अपन ने थोड़ा सा क्या ही सेलेक्ट हो रहा है, क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, एक बार और ट्राई मारते हैं शायद हो जाए। चलो भाई, ये सेलेक्ट हो गया। ये थोड़ा सा अपन ने साइड में करके अपन ने स्पेस बना लिया, और इसे मैं आपकी बार पिंक पेन से लिखता हूं ताकि डिफरेंस भी पता चले, है ना, मिक्स ना हो चीजें। अगर मैं कह रहा हूं मैंने यहां पर ना एक एलिमेंट और बनाया और मैंने बोला इस एलिमेंट की वैल्यू लेट सपोज मेरे पास P है, ठीक है, P तो ऑलरेडी अपन यूज कर चुके हैं, इसकी वैल्यू मैं बोलता हूं अपने पास PQR S अपने पास एक वैल्यू है। डन, बढ़िया। हो सकता है अभी क्या ये फंक्शन f जो है, अभी जो अपने पास फंक्शन f जो अपने पास है a से b पर डिफाइंड है, बिल्कुल डिफाइंड है। अच्छा, क्या फंक्शन g जो है वो b से c पर डिफाइंड है? अभी तक तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि s एक एलिमेंट b पे है, b के पास है जो कनेक्टेड नहीं है, जिसकी कोई इमेज नहीं है। जैसे ऐसा हुआ मतलब फंक्शन की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई। इसे करेक्ट करते हैं, चलो करेक्ट करते हैं। तो आपकी बार मैंने क्या किया, c को भी मैंने लेट सपोज n से कनेक्ट कर दिया, c को मैंने s को मैंने m से कनेक्ट कर दिया। अब मैं वापस से फंक्शंस की बात करता हूं। अभी मैंने बोला कि यार g(f)(a) जो आएगा वो कितना आएगा? g(f)(a) अभी कितना आएगा? k आएगा। अच्छा, g(f)(b) जो अपने पास आएगा वो कितना आएगा? वो अपने पास l आएगा, कोई चेंज नहीं आ रहा। अच्छा, सिमिलरली g(f)(c) की अगर अपन बात करेंगे तो अपने पास कितना आएगा? g(f)(c) से r आएगा, r से अपने पास m आएगा। आंसर अभी भी m आ रहा है, बढ़िया। अच्छा, अगर मैं g(f)(d) की बात करता हूं तो आंसर कितना आएगा अपने पास? तो r से लेकर अपने पास m आएगा। अच्छा, यहां तक समझ आया। अच्छा, अगर मेरे को g(s) की बात करना है तो क्या मैं उसे इंक्लूड कर सकता हूं यहां पे? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि s जो इनपुट आना है वो तो f के पास आना है ना, यहां पे f के पास थोड़ी ना इनपुट है। इनपुट तो किसके पास है? g तो s के पास है। इसका मतलब किसके पास है? b के पास है। मतलब s को मैं इंक्लूड ही नहीं करूंगा, s मेरी यहां पर पूरी इमेज में कहीं आ ही नहीं रहा, यूज ही नहीं आ रहा। इसका मतलब अभी भी अगर मैं डोमेन और रेंज की बात करूं, अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन विल बी वही जो पहले था, दैट इज A, B, C and D। बढ़िया। अच्छा, अगर अपन रेंज की बात करें तो रेंज क्या आएगा? रेंज भी अगेन सेम, यहां पर n की इमेज s के होने से
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एस तो जी ऑफ के पास कभी इनपुट जा ही नहीं रहा, इसके पास तो कोई इनपुट जाता तब एस आता, तब मैं आगे का आउटपुट देखता। तो यानी कि एस इंक्लूड नहीं है, मतलब एन इंक्लूड नहीं है, मतलब अभी भी अपने पास जो रेंज निकल के आ रही है बेटा वो वही आ रही है जो पहले आ रही थी, दैट इज के एल एन एम। ये क्लियर? ठीक है, तो अपने को समझ आ गया डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, फंक्शन कब डिफाइंड होता है, कब फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। क्लियर? अच्छा, फंक्शन डिफाइन का एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट मेरे को क्या समझ आता है कि यार जो मेरे पास f की रेंज आई है, जो अपने पास f की रेंज आई है, f की रेंज आई है, वो अगर g फंक्शन के डोमेन का सबसेट है, g फंक्शन के डोमेन का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो फंक्शन है g ऑफ f जो फॉर्म हो रहा है वो डिफाइंड है, वरना वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ये पॉइंट भी नोट बना के लिख लेना बेटा। लिख रहा हूं मैं वापस से, समझना। अगेन स्पेस चाहिए, थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा आई गेस। ठीक है, चलो यहां से स्पेस थोड़ा सा बनाया। मैंने क्या बोला, स्टेटमेंट समझना, मैंने कहा इफ रेंज ऑफ fx, range of fx is subset of domain of gx। अगर ऐसा है fx का जो रेंज अपने पास आ रही है वो डोमेन के, वो g के डोमेन का सबसेट है, इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका मतलब फंक्शन दैट इज देन g of f is defined। इसका मतलब फंक्शन डिफाइंड है, अदरवाइज फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। तो कंडीशन डिफाइंड होने का क्या कंडीशन को समझे, फंक्शन के डिफाइंड होने का, कि फंक्शन f का जो डोमेन आ रहा है, वो जो रेंज आ रहा है वो g का को डोमेन आ रहा है, g का डोमेन आ रहा है। f की रेंज अगर सबसेट है g के डोमेन का, तो f ऑफ g ऑफ f विल बी डिफाइंड, वरना नॉट डिफाइंड। बढ़िया, अब इतना अपने को समझ आ गया। अब सीधे सीधे ना क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन से पहले एक बार इस लास्ट को थोड़ा सा क्लियर इमेज अपन ले लेते हैं कि यार कंपोजिट ऑफ फंक्शन एक्चुअल में क्या समझाना चाह रहा है। समझना बेटा, एकदम सिंपल सा फंडा है। हो क्या रहा अपने पास, अगेन f एक फंक्शन है a से लेकर b तक, सच दैट यहां पर फंक्शन f a से लेकर b तक है ना। g एक फंक्शन है जो b से लेकर c पर डिफाइंड है, ये भी अपने को समझ आ रहा है, यहां पे लिखा भी है g जो है वो b से c पर डिफाइंड है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी क्या हुआ, f ने प्रोसेस किया, फंक्शन f क्या कर रहा है, a से b पर कनेक्टेड है, f ने इस फंक्शन ने a इनपुट लिया और b आउटपुट दिया। ठीक है, अच्छा फंक्शन g क्या कर रहा है, b को इनपुट ले रहा है और आउटपुट b को प्रोसेस करके c दे रहा है। मतलब अल्टीमेटली जो g ऑफ f फंक्शन है वो क्या कर रहा है, वो a से इनपुट ले रहा है, वो फंक्शन सेट a से इनपुट लिया उसने स्मॉल a, और उसको प्रोसेस करते करते फाइनल सेट c से कनेक्ट करा, और फाइनल आउटपुट क्या दे रहा है, स्मॉल c दे रहा है। तो ये जो पूरी मशीन बन रही है, जो पूरा फंक्शन बन रहा है कंबाइंड फंक्शन, इस कंबाइंड फंक्शन को बेटा अपन बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। अभी इसको इमेज को समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही होगी, क्योंकि अपन इस रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए, एग्जांपल कर लिए, एकदम क्लियर समझ लिया। क्लियर बेटा? तो चलो बढ़ते हैं आगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं फटाफट से, और उसके बाद इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, टू गेट g ऑफ f परफॉर्म फर्स्ट f देन परफॉर्म g। यही तो हो रहा है, पहले f हो रहा है, f का जो रिजल्ट आ रहा है वो g के पास जा रहा है, फिर g परफॉर्म हो रहा है। मतलब g ऑफ f बनाना है तो पहले f को परफॉर्म करो फिर g को करो। अगर यहीं पे f ऑफ g बनाना होता तो पहले g को करते फिर f को करते। बढ़िया, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर सर, एकदम क्लियर। बढ़िया, आगे प्रॉपर्टी समझाओ सर। चलो समझाते हैं। g ऑफ f यानी गॉफ इज पॉसिबल व्हेन को डोमेन ऑफ f इज डोमेन ऑफ g। वही बात आ गई, को डोमेन f का अगर सबसेट बन रहा है g के डोमेन का, तो फंक्शन अपने पास डिफाइंड बनेगा, यानी डिफाइंड होगा, वरना तो पॉसिबल ही नहीं है। बढ़िया, सेकंड प्रॉपर्टी डन। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इवन इफ g ऑफ इज पॉसिबल, गॉफ मे और मे नॉट बी पॉसिबल। सिंपल फंडा बोल रहा है भाई, जैसा अपने फर्स्ट एग्जांपल देखा था वहां पर क्या था, गॉफ तो पॉसिबल था लेकिन फॉग नहीं बन रहा था, और वही चीज होता है। जरूरी नहीं है कि अगर एक फंक्शन g ऑफ f बन रहा है तो दूसरा फंक्शन की f ऑफ g भी बने, कंपलसरी नहीं है। हो सकता है बन रहा हो सकता है ना बन रहा हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ समझना। ये पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, इवन अगर दोनों फंक्शन गॉफ एंड फॉग दोनों पॉसिबल है, तब भी ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि यार दोनों फंक्शन इक्वल हो।
जरूरी नहीं है कि दोनों फंक्शन इक्वल हो सकता है दोनों डिफरेंट फंक्शन हो। तो पहला पॉइंट तो ये समझ आया कि अगर एफ ऑफ जी बन रहा है तो जरूरी नहीं है जी एफ ऑफ बने। सेकंड पॉइंट क्या समझ आता है कि अगर बने तो ये तो बिल्कुल ही जरूरी नहीं कि इक्वल ही हो सकता है इक्वल हो सकता है अनइक्वल हो। तो ये चारों प्रॉपर्टीज अपने को बेसिक से समझ आ गई है। अब बचा ना क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास, इफ एफ इज अ फंक्शन जो कहां से कहां तक रियल से रियल तक डिफाइंड है, मतलब अपने पास डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर गिवन है फंक्शन एफ के, ठीक है। अच्छा डिफाइन क्या करेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 1/3 और फाइंड करना है अपने को एफ ऑफ एफ, यानी कि अपने को फाइंड करना है एफ ऑफ एफ एक्स। तो कैसे करें, एफ एक्स लिखता हूं पहले मैं, एफ एक्स क्या दे रखा है अपने को, एफ एक्स गिवन है बेटा 3 माइनस एक्स क्यूब होल रेज टू पावर 1/3। ये क्या गिवन है अपने को, ये बेटा गिवन है अपने को एफ एक्स, ठीक है। फाइंड जब करना है उस पे आते हैं, फाइंड अपने को करना है एफ ऑफ एफ एक्स, मतलब सिंपल हुआ क्या, जहां पे एक्स है उसे आप किससे रिप्लेस कर देंगे, उसे रिप्लेस कर देंगे एफ एक्स से। तो एफ एक्स से रिप्लेस करेंगे तो अपने पास आएगा 3 माइनस एफ एक्स की पावर 3 होल रेज टू पावर 1/3। यही तो हुआ, दोनों फंक्शन यहाँ पे एफ एक्स अपने को गिवन था, अब एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है, मतलब जहां भी एक्स था वहां पे एफ एक्स रिप्लेस कर दे, तो 3 माइनस एफ एक्स की पावर 3 होल रेज टू पावर 1/3। बढ़िया। अच्छा इसको अगेन लिखते हैं अपन एफ ऑफ एफ एक्स। अब ये क्या बनेगा समझना, 3 माइनस एफ एक्स, और एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स तो ये दे रखा है, इसको पुट करो, ये अपने पास बनेगा 3 माइनस एक्स क्यूब होल रेज टू पावर 1/3। यही आया, ये अपने पास आया, x की एफ एक्स की वैल्यू पुट करी, एफ एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास, x माइनस 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, ये अपने पास आएगा एफ एक्स। अच्छा एफ एक्स की पावर 3 मतलब इसकी पावर अपने पास आएगा 1/3 और इस होल की पावर अपने पास आएगा 1/3। समझना कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ध्यान से समझना। वापस से एफ ऑफ एफ एक्स ने क्या बोला, 3 माइनस एफ एक्स की पावर 3 होल की पावर 1/3। बढ़िया, 3 माइनस, मैं काम करता हूं उसको वापस से थोड़ा सा लिखता हूं ताकि और क्लैरिटी आए, है ना, शायद थोड़ा सा क्लमजी हो गया। वापस से मैंने लिखा, पेन का कलर भी चेंज करता हूं थोड़ी और क्लैरिटी आए। मैंने बोला एफ ऑफ एफ एक्स, तो अभी अपने पास आ जाएगा बेटा एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एफ एक्स। अब एफ एक्स लिख दो, ऐसे कैसे उठा के पूरा का पूरा नीचे रख दो, एफ एक्स को उठा के रखा तो अपने पास आ गया 3 माइनस एक्स क्यूब होल रेज़ टू पावर 1/3। ये किसके इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है एफ एक्स के। अब 3 माइनस एफ एक्स की पावर 3 मतलब होगा क्या, इस पूरे की पावर अपने पास लग जाएगी 3 और ये होल की पावर यानी कि इस कंप्लीट की पावर 1/3 मतलब इस होल की पावर 1/3 लिखा वही है जो पहले लिखा था, बस थोड़ा सा क्लैरिटी आ गई है, ठीक है, हैंडराइटिंग का थोड़ा सा फर्क है, बाकी कुछ है नहीं, क्लियर है। तो ये बात अपने को समझ आई। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो बेटा अपने पास आएगा एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना आएगा 3 माइनस एक्स क्यूब और यहां से 3 से 1/3 हो गया अपने पास कैंसिल, पावर 3 1/3 इंटू 3 करेंगे कैंसिल हो जाएगा और इस होल की पावर अपने पास आ गया 1/3। ये अपने पास आ रहा है एफ ऑफ एफ एक्स। क्लियर। और सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर दो, लेकिन ये अपने पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है जो अपने को एक्चुअल में चाहिए था। बस फंक्शन अपने पास बन रहा है एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब, यानी कि काम करते हैं ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहां से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब होल की पावर 1/3। कैंसिल क्या हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब की पावर 1/3 कैंसिल होकर फाइनल क्या बच रहा है, एक्स बन रहा है, ये आ रहा है सिंप्लीफाइड। भाई तो और सिंप्लीफाइड हो सकता है, माइनस से तो साइन बाहर था, इसको सिंप्लीफाई किया तो फाइनल आंसर अपने पास जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू एक्स ओनली। एकदम सिंपल किया क्या, मैं फटाफट से वापस बताता हूं। अपने पास एफ एक्स फंक्शन था, लिखा अपन ने, अब एफ ऑफ एफ एक्स की बात हो रही है, मतलब जहां भी एक्स है उसे किससे रिप्लेस करेंगे बेटा, उसे रिप्लेस करेंगे एफ एक्स से। एफ एक्स से रिप्लेस किया, ये फॉर्म अपने पास फॉर्म हुई, फर्दर सॉल्व करते गए, अब यहां से आ गया एफ एक्स की वैल्यू को ऊपर से उठा के नीचे रख दिया, अब बस सिंप्लीफाई करते गए, फाइनल जो अपने पास आंसर आया दैट विल बी रिप्रेजेंट, दैट इज रिप्रेजेंटिंग फंक्शन ऑफ f of f, that is f of fx, और वही अपने पास फाइनल आंसर आ गया। बढ़िया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यार fx अपने को दे रखा है 3x + 1, fx क्या दे रखा है अपने को 3x + 1, gx अपने को दे रखा है x² + 3। फाइंड करना अपने को f of gx and g of fx if exist। ठीक, तो 1 by 1 चेक करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं f of gx,
एफ ऑफ जी एक्स क्या बोलेगा, एफ एक्स कितना है अपने पास 3x प्लस 1, मतलब 3 और x की जगह क्या आ जाएगा जी एक्स और प्लस 1, ऐसे कैसे हुआ क्या 3x प्लस 1, एफ एक्स से 3x प्लस 1, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ जी एक्स प्लस 1। बढ़िया, इसको फर्दर लिखेंगे तो अपने पास आएगा 3 टाइम्स ऑफ जी एक्स कितना है, अब जी एक्स अपने को दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3, मतलब जी एक्स को रिप्लेस कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 3 से, तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड प्लस 1 एज इट इज। ये अपने पास बन गया एफ ऑफ जी। फर्दर सॉल्व करते हैं, कुछ सिंप्लीफाई होता है तो ये अपने पास होगा 3x स्क्वायर प्लस 10, 3x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 10। बस ये अपने पास जो फंक्शन आ रहा है, दिस फंक्शन इज f ऑफ gx। पहला पॉइंट एक बार ये चेक कर लेते हैं, क्या ये फंक्शन जो अपने पास आ रहा है f ऑफ g, क्या ये डिफाइंड भी है कि नहीं है। डिफाइंड होने के लिए क्या कंडीशन अपने को चाहिए, डिफाइंड होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए अपने को कि g ऑफ x का जो डोमेन आ रहा है, g ऑफ x का जो कोडोमेन आ रहा है वो f(x) का डोमेन का सबसेट होना चाहिए। चेक करें, g ऑफ x का डोमेन क्या आ रहा है अपने पास, कोडोमेन, g ऑफ x का कोडोमेन, g ऑफ x का कोडोमेन यहां अपने को दिख रहा है, रियल वैल्यूज दे रखा है, रियल वैल्यूज आएगा। इसका कोडोमेन की बात करें x स्क्वायर प्लस 3 की तो रियल वैल्यूज आएंगी। अच्छा, x के कोडोमेन की बात, x के डोमेन की बात करें तो भी अपने पास क्या आएगी, रियल वैल्यूज आएंगी। आएगा ये चीज, बढ़िया। इसका मतलब फंक्शन क्या अपने पास, उसका सबसेट है, मतलब फंक्शन डिफाइंड है, और डिफाइंड क्या बन रहा है अपने पास, फाइनल आंसर है 3x स्क्वायर प्लस 10, दिस इज f ऑफ gx। अच्छा, g ऑफ fx की बात कर रहे थे, अगेन ये भी क्लियर दिख रहा है, डिफाइंड है। अच्छा, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, g ऑफ fx क्या बोलेगा, g ऑफ gx बोलते हैं x स्क्वायर प्लस 3, तो g ऑफ fx बोलेगा fx स्क्वायर प्लस 3, fx स्क्वायर प्लस 3, वैल्यू पुट कर दो, fx क्या है, fx अपने पास है 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, fx स्क्वायर 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3, ब्रैकेट ओपन कर दो, दिस इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6x प्लस 3, फाइनल इज 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1, और ये अपने पास क्या आ रहा है, ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है विच इज g ऑफ fx। तो अपने को समझ आ रहा है कि यार f ऑफ gx फाइंड करना है, g ऑफ fx फाइंड करना है। यहीं पर अगर f ऑफ fx या g ऑफ fx फाइंड करना होता तो भी अपन ना बहुत इजीली कर लेते। करना ही क्या था, सिंपल सा फंडा समझ आ गया। अच्छा, एक काम करते हैं, एक बार कर ही लेते हैं, एक फंक्शन और करते हैं। लेट सपोज थोड़ा सा स्पेस लेते हैं पहले, ठीक है। लेट सपोज मैं कह रहा हूं यार ना सर एक बार ना f ऑफ fx भी फाइंड करके बता दो, तो चल बेटा f ऑफ fx भी देख लेते हैं। अब f ऑफ fx क्या बोलते हैं, fx क्या अपने पास 3x प्लस 1, तो f ऑफ fx क्या बोलेगा 3 टाइम्स ऑफ fx प्लस 1, बढ़िया। अच्छा, fx की वैल्यू पुट कर दो, तो 3 टाइम्स ऑफ fx क्या है, fx है 3x प्लस 1, यानी कि 3x प्लस 1 प्लस 1। एकदम सिंपल, कुछ करना ही नहीं था। जब जैसे अब तक x को रिप्लेस करे थे वैसे ही fx या gx को रिप्लेस करना है, बाकी कुछ है नहीं। इसको सॉल्व किया तो बेटा अपने पास आ रहा है 9x प्लस 3 प्लस 1 दैट इज 4, एंड दिस इज इक्वल टू f ऑफ f। अगर g ऑफ f फाइंड करना है, g ऑफ g फाइंड करना है तो वो भी कर सकते हैं, गो g ऑफ g, दिस इज इक्वल टू g ऑफ gx। चलो एक काम करो, ये भी फाइंड कर ही दो, ठीक है, ताकि सारा कुछ क्लियर हो जाए। अच्छा सर, फाइंड करते हैं, तो g ऑफ x क्या बोलता है अपने पास, g ऑफ x अपने पास x स्क्वायर प्लस 3, तो हो जाएगा g ऑफ x का स्क्वायर प्लस 3, बढ़िया। अच्छा, g ऑफ x की वैल्यू पुट करो, g ऑफ x के अगेन x स्क्वायर प्लस 3, तो अपने पास आएगा x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3, x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3। आप सिंपल सा फंडा है, ब्रैकेट ओपन करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनी रही, बाय क्वाड्रेटिक बन जाएगी, बात खत्म। दिस विल बी इक्वल टू x रेज़ टू पावर 4 प्लस 9 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3 दैट इज x रेज़ टू पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12, और यहां पे अपने पास आ गया फाइनल आंसर जिसके लिए अपन ये मेहनत कर रहे थे। देन तो f ऑफ x, g ऑफ x ये कैसे फाइंड करना है, मतलब अपने पास साइनस फाइनल जितने कंपोजिट फंक्शन फाइंड कर सकते हैं अपन, गॉफ, फॉग, f ऑफ f और g ऑफ f, g ऑफ g अपने को समझ आ चुका है, प्रोसेस क्या है। अब क्वेश्चन को डिफिकल्टी की बात है, जितना डिफिकल्ट कर दो अप्रोच तो सेम चलनी है, इजीली अपन उसको निपटा लेंगे। आई होप अगेन दिस इज क्लियर।
चल बच्चा अब इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा, और है ना अलग है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो अगर ध्यान से नहीं समझोगे बेटा तो क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, तो एकदम ध्यान से कॉपी पेन अभी साइड में रख दो, समझते रहो। बाद में जब मैं कंप्लीट कर दूं उस टाइम पे वीडियो पॉज करना और पूरा क्वेश्चन एक बार में खुद से सॉल्व करना। ठीक है, अब यहां पे अपने को क्या फाइंड करना है, मैं लिख देता हूं। फाइंड करना बेटा अपने को एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स गिवन है, एक्स की इस वैल्यूज के लिए एफ ऑफ एक्स जो ऐसे बिहेव करेगा, एक्स की वैल्यूज इन वैल्यूज के लिए एफ ऑफ एक्स इस तरीके से बिहेव करेगा। तो एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के लिए एफ एक्स की डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। अब अपन बात करते हैं बेटा एफ ऑफ एफ एक्स की, समझना ध्यान से। अब एफ ऑफ एफ एक्स जो आएगा बेटा वो क्या आएगा, एफ ऑफ एफ एक्स मतलब फंक्शन में एक्स को एफ एक्स से रिप्लेस कर दो, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस एफ एक्स। 1 प्लस एफ एक्स, जहां पे x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि एफ एक्स की वैल्यू ना 2 से स्मॉलर और इक्वल बट 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा एफ एक्स की वैल्यू अपने पास ये आ चुका है, अगर x की वैल्यू, और सेकंड केस क्या बोलता है 3 माइनस एफ एक्स, यानी कि x की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू अभी के केस के अंदर 3 से स्मॉलर या इक्वल और 2 से ग्रेटर होगी। देन सिंपल एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड कर दिया, जहां पे x था उसे एफ एक्स से रिप्लेस करा, बाकी क्वेश्चन एज इट इज चलने दिया और कोई डिफरेंस आया नहीं। देन अब ना 1 बाय 1 चेक करते हैं x की सारी वैल्यूज के लिए एफ एक्स की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज बन रही है। सबसे पहले बात करता हूं, अगर x की वैल्यू को ना मैं कह देता हूं लेस देन 0 है। अगर x की वैल्यू 0 से स्मॉलर है तो उस केस के अंदर एफ एक्स अपने पास क्या है, एफ एक्स अपने पास है नॉट डिफाइंड। अच्छा अगर एफ एक्स नॉट डिफाइंड है तो ये तो 100% कि एफ ऑफ एफ एक्स भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ये दोनों अपने पास आ गए नॉट डिफाइंड। कब, जब x की वैल्यू 0 से स्मॉलर है यानी कि नेगेटिव है, तो एफ एक्स कुछ भी नहीं है, नॉट डिफाइंड है, तो एफ ऑफ एफ एक्स भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सेकेंड केस, अगर x की वैल्यू इस गिवन रेंज में लाई कर रही है, यानी कि 0 के इक्वल या ग्रेटर है बट लेस देन और इक्वल टू 2 है, देन तो उस केस के अंदर एफ एक्स अपने पास क्या निकल के आ रहा है, ध्यान से देखना। इस केस में एफ एक्स अपने पास आ रहा है 1 प्लस एक्स, तो एफ एक्स आ रहा है 1 प्लस एक्स। अगर एफ एक्स 1 प्लस एक्स आ रहा है, इसका मतलब मेरे को क्या समझ आ रहा है कि यार एफ ऑफ एक्स जो बनेगा, एफ ऑफ एक्स जो बनेगा वो कहां से कहां तक लाया करेगा, जब x 0 से 2 के बीच में लाया कर रहा है, एफ एक्स 1 प्लस एक्स से, तो एफ एक्स की रेंज जो आएगी वो आएगी 0 1 प्लस 0 टू 2, 1 प्लस 0 2 मतलब लेस देन और इक्वल टू 3 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यही तो एफ एक्स की रेंज निकल के आएगी, यहां से आएगी। अच्छा एफ एक्स की रेंज आएगी तो एक बार एफ ऑफ एफ एक्स भी देख ले। एक काम करता हूं मैं साथ के साथ फंक्शन को साफ सुथरे तरीके से बनाता चलता हूं। मैंने कहा यार एफ ऑफ एफ की भी मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, चलो बात करते हैं। एफ ऑफ एफ अगर बनाते हैं, अगर एफ ऑफ एफ, तो अपने पास क्या फॉर्म हो रहा है समझना। जब x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में लाई करी तो fx की वैल्यू 1 से 3 तक लाई करेगी। देन अच्छा fx की वैल्यू 1 से 3 लाई करेगी। अभी मैं f ऑफ fx की बात करूं तो f ऑफ f क्या बोलता है कि यार f ऑफ f ना fx की 0 से 2 के लिए तो अलग बिहेव करेगा और 2 से 3 के लिए अलग बिहेव करेगा। ठीक, और यहां से तो 1 से 3 आ रहा है, मतलब इसमें फंक्शन कुछ वैल्यूज के लिए ये वाला फंक्शन यूज होगा और कुछ के लिए ये यूज होगा। तो जहां जहां पे होगा उसको बेटा स्प्रेड कर दो, उसको इसी फॉर्म में फॉर्म करो। अभी क्या दे रखा है अपने को, जब एफ एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 2 लाई कर रही है, एफ एक्स की वैल्यू जब फर्स्ट केस में लेता हूं कि यार एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास लाई कर रही है लेस देन और इक्वल टू 2 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 2, तो उस केस में अपने पास एफ एक्स क्या निकल के आ रहा है बेटा, हेलो हाँ, उस केस के अंदर अपने पास एफ एक्स क्या निकल के आ रहा है, एफ ऑफ एफ एक्स क्या निकल के आएगा, एफ एक्स आएगा 1 प्लस एफ एक्स, क्या आएगा 1 प्लस एफ एक्स। अच्छा 1 प्लस एफ एक्स की मैं बात करूं तो एफ एक्स है कितना एक्चुअल में, एफ एक्स की बात करें तो 1 प्लस और एफ एक्स कितना आ रहा है यहां से, एफ एक्स अपने पास आ रहा है 1 प्लस एक्स, दैट इज 1 प्लस एक्स, ये अपने पास आंसर आ रहा है। डन। अच्छा फाइनल क्या हुआ इतना, ये अपने पास किसके इक्वल हो, ये इक्वल हो गया अपने पास 2 प्लस एक्स के इक्वल। अच्छा एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है ये भी सेम टाइम पे नोट कर लेते हैं। अगर एक्स की एफ एक्स की वैल्यू 1 से 2 लाई कर रही है, एफ एक्स की वैल्यू 1 से 2 लाई कर रही है, तो एक्चुअल में एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा होगा, एक्स लाई कर रहा होगा 0 से लेकर 1 तक, तो एक्स लाई कर रहा है यहां पे अपने पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक, मैं इसको वापस से रीड करता हूं। जब एक्स की वैल्यू 0 से 1 लाई कर रही है तो एफ एक्स की वैल्यू 1 से 2 लाई कर रही है,
जब fx की वैल्यू 1 से 2 लाई कर रही है मतलब f ऑफ fx की वैल्यू 1 प्लस fx होगा, 1 प्लस fx और fx की वैल्यू है 1 प्लस x, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस x दैट इज 2 प्लस x इज फाइनल आंसर जब x की वैल्यू यहां तक यानी कि fx की वैल्यू यहां तक और f ऑफ fx विल बी दिस। क्लियर, बढ़िया, ठीक है, ध्यान से समझना। अगेन मैं कह रहा हूं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट अगर समझ आ गया तो इस टाइप का हर क्वेश्चन ना फोड़ दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं। जब x की वैल्यू अभी मैं यहीं पर हूं, आगे नहीं बढ़ा, x की वैल्यू 0 से 1 मेरे पास आ गया, 1 से 2 की मैं बात करता हूं। जब x की वैल्यू 1 से 2 है मतलब fx की वैल्यू 2 से ग्रेटर बट 3 से स्मॉलर है, तो अब fx की वैल्यू सेकंड केस जहां पे अपने पास fx की वैल्यू यहां पर 2 से 2 तक तो यहां पर आ गई, अभी 2 से ग्रेटर दे रखी है बट 3 से इक्वल या स्मॉलर, 3 से इक्वल या स्मॉलर। अच्छा, इस केस में एक्चुअल में fx x की वैल्यू क्या आ रही होगी, इस केस में x की वैल्यू आ रही होगी 0 से 1 तो आ चुका, अब यहां पे अपने पास आ रहा होगा 1 से ग्रेटर बट 2 से स्मॉलर या इक्वल, क्योंकि जैसे x की वैल्यू 1 से ग्रेटर और 2 या 2 से स्मॉलर बन रहा है तो fx अपने पास बन रहा है 1 प्लस x और उससे fx की वैल्यू आ रही है 2 से 3 के बीच में लाई करें ये वाली वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, तो यहां से f ऑफ f क्या आएगा अपने पास, जब वैल्यू fx की वैल्यू 2 से 3 लाई करती है, 2 से 3 लाई करती है तो आता है 3 माइनस fx, तो ये आ जाएगा 3 माइनस fx। अच्छा, fx अभी तक क्या है, fx अपने पास है 1 प्लस x, तो 3 माइनस 1 प्लस x जिसको अपन बोल सकते हैं 2 माइनस x फाइनल आंसर। क्लियर, तो अब सेकंड पॉइंट भी समझ आ गया, अगर x की वैल्यू जब यहां से यहां तक यानी fx की वैल्यू यहां से यहां तक तो f ऑफ f विल बी इक्वल टू दिस ओनली। अच्छा, नेक्स्ट केस की बात करता हूं। नेक्स्ट केस क्या बोलता है, अब x की वैल्यू 0 से स्मॉलर हो गई, 0 टू 2 हो गई। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई करे, तो x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है बट लेस देन और इक्वल टू 3 है। अच्छा, ऐसा है तो fx कितना आ जाएगा अपने पास, fx आ जाएगा इस केस के लिए अपने पास 3 माइनस x आया, बढ़िया। अच्छा, fx की रेंज क्या आ जाएगी ये भी देख लेते हैं। जब यार x की वैल्यू 2 से 3 तक लाई कर रही है और fx 3 माइनस x है, 3 माइनस x है, इसका मतलब fx जो होगा वो कहां से कहां तक लाई करेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू रहेगा 1 और मिनिमम रहेगा 0, जिसमें 0 इंक्लूडेड है बिकॉज 3 इंक्लूडेड है और 2 एक्सक्लूडेड है। ये बेसिक फंडा अपने को, इतनी मैथ्स अपने को आती है। तो यहां से अपने को पता चल रहा है कि fx की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है अगर x की वैल्यू 2 से 3 तक लाई कर रही है। समझ आया। अच्छा, fx की वैल्यू 0 से 1 मतलब कहां पर पहुंचे, 0 से 1 मतलब यहां पर पहुंच गए। तो अगेन अभी समझ आ रहा है कि यार जब fx की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, अगेन मैं बोल रहा हूं 0 से 1 के बीच में, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है बट लेस देन 1 है। अच्छा, ये कब हुआ था, ये जब हुआ था तो उस केस में x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करी थी, x की वैल्यू लाई करी बेटा 2 से 3 के बीच में, यानी कि x जो है वो ग्रेटर देन 2 बट लेस देन इक्वल टू 3 है। अच्छा, इस केस में f ऑफ fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 1, 0 से 1 का मतलब ये केस, 0 से 1 का मतलब 1 प्लस fx, तो 1 प्लस fx। अच्छा, fx क्या है, अब ध्यान रखना यहां पे fx कौन सा लेंगे, 1 प्लस x नहीं लेंगे, यहां पे fx लेंगे जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई कर रही है, और जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई कर रही है तो fx अपने पास है 3 माइनस x, तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस 3 माइनस x, दिस इज 4 माइनस x फाइनल आंसर। तो अपने को क्या समझ आ रहा है कि यार fx की वैल्यू ना, f ऑफ f की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, अलग अलग x की वैल्यूज के लिए अलग अलग f ऑफ f की वैल्यू आएगी। कैसे समझ आया, जब वैल्यू 0 से 1 लाइक कर रही है तो आंसर आ रहा है 2 प्लस x, जब 1 से 2 के बीच में लाइक कर रहा है तो 2 माइनस x, और अगर 2 से 3 के बीच में लाइक कर रहा है तो 4 माइनस x। दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज फॉर द फंक्शन f ऑफ fx। ये अपने पास बन गया फंक्शन f ऑफ f डिफाइन जो बन रहा है। क्लियर है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट है बट ध्यान से करोगे, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो यू विल फाइंड द आंसर। बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने को कंपोजिट फंक्शन के क्लियर समझ आ गए कि यार किस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। अगर वो समझ आ गया तो अब इस तरह का नहीं, किसी भी तरह का क्वेश्चन कर लो, यू विल इजीली फाइंड द आंसर। आई होप अगेन दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अब जब मेरे पास ये फंक्शन क्लियर हो चुका है, कंपोजिट फंक्शन एकदम क्लियर हो चुका है, क्वेश्चन उसके अपने को क्लियर हो चुके हैं, नेक्स्ट फंक्शन की अपन बात करते हैं। दिस इज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। कुछ ज्यादा करना नहीं है, सिंपल सा फंडा समझना है कि यार जब भी अपने पास, अच्छा फंक्शन ना जरूरी नहीं है, पहले थोड़ा सा इवन ऑड की बात बताओ फिर ये स्टेटमेंट बोलूंगा।
अब फंक्शन दे रखा है अपने को f जो डिफाइंड है a से लेकर b पर है। फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b सच दैट अगर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x, मतलब x की वैल्यू को तुम नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, अगर मैग्नीट्यूड सेम है साइन अलग भी हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही हो। जैसा मैंने बोला कि f ऑफ माइनस एक्स अगर f ऑफ x के इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन कौन सा है, इसका मतलब फंक्शन अपने पास है इवन फंक्शन। समझ आया? क्या समझ आया? समझना कि अगर अपने पास fx इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स आ रहा है, उस फंक्शन में fx इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन कौन सा है, इवन फंक्शन है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ x के इक्वल आ रहा है, माइनस ऑफ fx के इक्वल आ रहा है, यानी कि जैसे मैं x की वैल्यू को चेंज कर रहा हूं कंप्लीट फंक्शन का साइन चेंज हो जा रहा है। अगर x का साइन चेंज कर रहा हूं तो कंप्लीट फंक्शन का साइन चेंज हो जा रहा है, प्लस कर नेगेटिव करने पर नेगेटिव हो जा रहा है, इसका मतलब फंक्शन अपने पास कौन सा है, इसका मतलब वो जो फंक्शन है दैट इज ऑड फंक्शन। समझ आया? दैट इज ऑड फंक्शन। यहां पे क्या बोल रखा है अपने को, इन अबव डेफिनेशन x एंड माइनस एक्स मस्ट बी इन डोमेन ऑफ a। इसका मतलब क्या हुआ कि ये x और माइनस ए डोमेन में होना चाहिए, x और माइनस एक्स एक ही डोमेन में होना चाहिए, और डोमेन में पॉसिबल हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए। तो अगर मेरे पास फंक्शन दे रखा है fx इस तरीके से कि अगर x को मैं माइनस एक्स से रिप्लेस करूं, अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूं और रिजल्ट अपने पास fx के इक्वल ही आ जाए तब तो इवन फंक्शन, और माइनस ऑफ fx के इक्वल आ जाए तो फिर ऑड फंक्शन। अच्छा, क्या जरूरी है कि फंक्शन जो होगा, जो रिजल्ट आएगा माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर, वो fx या माइनस ऑफ fx के इक्वल ही है? ना भाई, जरूरी नहीं है। हो सकता है फंक्शन इसके अलावा कुछ प्रोसेस, कुछ इसके अलावा कुछ वैल्यू दे दे। इसका मतलब इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट नेसेसरी कि जो फंक्शन है वो इवन या ऑड में से कोई ना कोई एक होगा ही। मे बी फंक्शन इज इवन, मे बी फंक्शन इज ऑड, और मे बी दोनों ही ना हो, ना फंक्शन इवन फंक्शन हो ना फंक्शन ऑड फंक्शन हो। दिस इज अगेन अ पॉसिबिलिटी। क्लियर? तो सिंपल x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, रिजल्ट चेक किया, अगर रिजल्ट अपने पास fx के इक्वल आ रहा है दैट इज इवन फंक्शन, माइनस fx के इक्वल आ रहा है दैट इज ऑड फंक्शन, कुछ और ही आ रहा है इसका मतलब ना तो भाई वो ऑड है और ना ही वो इवन फंक्शन है। आई होप दिस इज क्लियर, और इतना ही समझने का है। एग्जाम्पल देता हूं मैं सिंपल सा। मैंने कहा यार मेरे पास ना एक फंक्शन है fx एंड दिस इज इक्वल टू साइन x। डन। अच्छा, अगर ऐसा है इसका मतलब मैं f ऑफ माइनस एक्स की बात करूं तो क्या आ जाएगा, तो माइनस ऑफ माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। मतलब मुझे समझ आ रहा है कि f ऑफ नेगेटिव x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ fx। जैसे ये कंडीशन आई, जैसे ये कंडीशन आई, इसका मतलब फंक्शन क्या है, इसका मतलब जो फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं सर वो फंक्शन ना ऑड फंक्शन है। ये बात ना एकदम क्लियर समझ आई, और यही ऑड फंक्शन था। ठीक है। अच्छा, इवन फंक्शन क्या बोलता है, एक एग्जांपल उसका भी ले लेते हैं। मैंने कहा मेरे पास लेट सपोज अनदर एक फंक्शन है, अनदर एक फंक्शन अपने पास fx इज इक्वल टू cos x। देन fx इज इक्वल टू cos x। अभी मैं अगर f ऑफ माइनस एक्स की बात करूं, यही तो चेक करना होता है, f ऑफ माइनस एक्स की बात करें सो दिस विल बी इक्वल टू cos ऑफ माइनस एक्स cos ऑफ माइनस एक्स। अच्छा, cos ऑफ नेगेटिव एक्स, इतना ट्रिग्नोमेट्री अपने को सबको आता है, एंड दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव cos x। cos x क्या करता है, एंगल के नेगेटिव साइन को खा जाता है, तो माइन cos x। अच्छा, मेरे को क्या समझ आ रहा है, यहां से समझ आ रहा है cos ऑफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी फंक्शन कौन सा बन रहा है, अभी क्लियर समझ आ गया कि यार फंक्शन ना इवन फंक्शन है। तो बस इतनी डेफिनेशन है। इवन फंक्शन कब होता है, ऑड फंक्शन कब होता है, एकदम सिंपल सा फंडा। x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, रिजल्ट माइनस ऑफ fx के इक्वल आ रहा है, ऑड fx क्या आ रहा है, इवन, दोनों ही नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है तो दोनों ही नहीं। क्लियर? पढ़े क्वेश्चन स्टार्ट करते बेटा। अच्छा, क्वेश्चन से पहले अपने पास एक ये प्रॉपर्टी, ये भी समझ लो। क्या प्रॉपर्टी बोल रही है कि यार ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन ऑफ y, given function y is equal to fx is symmetrical about y axis, is symmetrical about y axis। इसका मतलब क्या होगा कि जो ग्राफ अपने पास y एक्सिस के राइट हैंड साइड बन रहा होगा, सेम ग्राफ अपने y एक्सिस के नेगेटिव साइड, लेफ्ट साइड भी बन रहा होगा। जो राइट साइड बन रहा है उसी की इमेज अपने पास, उसी के सिमेट्रिकल ग्राफ अपने पास लेफ्ट साइड बन रहा है y एक्सिस के राइट एंड लेफ्ट के अंदर। और ये कब होता है, जब फंक्शन अपने पास इवन फंक्शन हो। ठीक है, एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
अच्छा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये मेरे पास फंक्शन है, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स। अच्छा अगर मैं f ऑफ माइनस एक्स की बात करूं, f ऑफ माइनस एक्स की बात करूं तो वो भी क्या रहेगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज एक्चुअली एक्स स्क्वायर। मतलब मुझे समझ आ रहा है कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x, मतलब फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। फंक्शन क्या है अपने पास, इवन फंक्शन है। अच्छा इसका ग्राफ देखूं और मुझे पता है कि यार इसका जब मैं ग्राफ फॉर्म करता हूं ना तो ऐसा ग्राफ फॉर्म होता है। मैं क्या, आप भी फॉर्म करोगे तो भी ग्राफ ना ऐसा ही फॉर्म होगा, ठीक है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो सिंपल सा क्वाड्रेटिक फॉर्म का ग्राफ फॉर्म होगा, यानी कि पैराबोला फॉर्म होगा जो ओरिजिन से पास हो रहा है। अभी मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये जो ग्राफ है वो y एक्सिस से सिमेट्रिकल है। उसका अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं या राइट साइड की बात करूं, दोनों तरफ सेम ग्राफ फॉर्म हो रहा है, यानी कि दिस ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ कौन सा अपने पास था, ये ग्राफ अपने पास था, कौन सा ग्राफ था, इवन फंक्शन था, ठीक है। तो जब भी किसी इवन फंक्शन का ग्राफ फॉर्म करते बेटा हमेशा यही फॉर्म होगा। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है कि इफ अ पॉइंट लाई ऑन xy एक्सिस ऑन द ग्राफ देन माइनस एक्स विल आल्सो लाई इन द ग्राफ। बढ़िया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे को पता है यार अगर सिमेट्रिकल है, ठीक है, स्टेटमेंट में समझ नहीं पा रहा था, ये भी देखा तो समझ आया, ठीक है। तो क्या बोलना चाह रही है स्टेटमेंट, यार सिंपल से स्टेटमेंट है, अगर ये ग्राफ फॉर्म हो गया है ना, अब इसका मतलब क्या होगा कि अगर एक पॉइंट xy जो है वो ग्राफ पे लाई कर रहा है तो माइनस एक्स कॉमा वाई भी ग्राफ पर लाई करेगा, और ये तो दिख ही रहा है ना भाई। अगर मेरे पास, क्योंकि क्या हो रहा है कि x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए जो y की वैल्यू आ रही है सेम x की नेगेटिव है, अगर मैग्नीट्यूड सेम रख रहा हूं, साइन चेंज कर रहा हूं, तो x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी y वही वैल्यू देगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं x की वैल्यूज को इंक्रीज या डिक्रीज करता हूं, इसका मतलब अगर मैग्नीट्यूड सेम रखता हूं, साइन अपोजिट रखता हूं, तो y की वैल्यू सेम आ रही है, और तभी तो ग्राफ सिमेट्रिकल बन रहा है। अगर ये कंडीशन ही, सेकंड वाली कंडीशन ही ट्रू ना हो रही हो तो ग्राफ सिमेट्रिकल कभी बनेगा ही नहीं, है ना। ग्राफ के सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव x y की जो वैल्यू देगा, नेगेटिव x भी y की वही वैल्यू देगा। मतलब अगर x, y अगर एक पॉइंट है जो ग्राफ पे लाई कर रहा है, तो डेफिनेटली 100% माइनस x, y भी ग्राफ पे लाई करेगा। क्लियर है? दिस इज अबाउट इवन फंक्शन। अच्छा ऑड फंक्शन क्या बोलता है, ऑड फंक्शन बोलता है कि यार द ग्राफ ऑफ एन ऑड फंक्शन y इज इक्वल टू fx। अगेन एक फंक्शन है मेरे पास y इज इक्वल टू fx, ये भी सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। अब ये चीज ध्यान रखना, ये कहां पर सिमेट्रिकल है, वो सिमेट्रिकल था y एक्सिस पे, ये सिमेट्रिकल है अपोजिट क्वाड्रेंट्स के अंदर। अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है, इसका मतलब समझना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास यहां पे जो ग्राफ फॉर्म होगा, लेट सपोज मैंने ग्राफ ना ऐसा कुछ फॉर्म किया, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉर्म हो रहा है, तो सेम ग्राफ फॉर्म होगा मेरे पास, लेकिन कहां पे वो फॉर्म होगा, अपोजिट यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। मतलब मेरे पास अगर ग्राफ लेट सपोज अपने पास ऐसा कुछ फॉर्म हो रहा है पॉजिटिव साइड, तो नेगेटिव साइड ना ग्राफ ऐसा कुछ फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव x के लिए जो पॉजिटिव वैल्यू y की आ रही है, सेम नेगेटिव x के लिए वही वैल्यू मेरे पास सेम मैग्नीट्यूड के साथ बट नेगेटिव साइन के साथ y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये फंक्शन, और इसीलिए हमने पास लिखा भी है, इफ अ पॉइंट xy, x, y लाइज ऑन द ग्राफ देन माइनस x, माइनस y विल आल्सो लाई इन द ग्राफ। ये बात समझ आई। और वो क्वाड्रेंट अपोजिट चलता है, जरूरी फर्स्ट थर्ड हो, दैट कैन बी सेकंड और फोर्थ आल्सो। अगर यहां पे ग्राफ फॉर्म हो रहा है अपने पास इस फॉर्म में, तो डेफिनेटली अगर ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, मतलब इसका ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर इस तरह से फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये ग्राफ जो ऑड फंक्शन का ग्राफ है वो भी सिमेट्रिकल होता है, लेकिन वो किसके अबाउट होता है, वो किस तरह से होता है, वो अपोजिट क्वाड्रेंट के अंदर सिमेट्रिकल होता है, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ। बढ़िया। तो इसका मतलब अगर मैं लेट सपोज ये जो ग्राफ फॉर्म हो रहा है, ये किसका ग्राफ है, ये दिख रहा है मेरे को y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ फॉर्म करेंगे वो कैसा फॉर्म होगा, वो इस तरह से फॉर्म होगा। तो ये कौन सा फंक्शन है, दिस फंक्शन इज ऑड फंक्शन। चेक करें, कर लो सर। तो मैंने बोला y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब दिस इज इक्वल टू f ऑफ x। अच्छा अगर f ऑफ माइनस एक्स की बात करूंगा तो माइनस ऑफ एक्स क्यूब, और माइनस ऑफ एक्स क्यूब का मतलब कितना हो गया, माइनस ऑफ एफ एक्स। तो अभी समझ आ रहा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x। अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन ऑड फंक्शन, और वही एक्चुअल में हो रहा है। तो मुझे समझ आ रहा है कि ऑड फंक्शन का ग्राफ जो बनाऊंगा वो सिमेट्रिकल होगा अपोजिट क्वाड्रेंट के अंदर, या इसका मैं अपोजिट बोलूं कि अगर अपोजिट क्वाड्रेंट के अंदर ग्राफ सिमेट्रिकल है, इसका मतलब ग्राफ एक्चुअल में एक ऑड फंक्शन का ग्राफ है। अगेन ये बात क्लियर है। अपन एक और फंक्शन एग्जांपल देख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स की बात कर लो। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ भी इस तरह से फॉर्म होगा, और वो अगेन सिमेट्रिकल है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और वो भी अपने पास ऑड फंक्शन अपने को देगा।
ठीक है। तो इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, ग्राफ में कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, इतना सब ना क्लियर समझ आ चुका है बेटा। अब इतना समझ आ चुका है तो एक दो एग्जांपल करते हैं और इसको खत्म करते हैं। एग्जांपल क्या है अपने पास, इफ fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2 साइन एक्स प्लस के, पूरा फंक्शन दे रखा है x क्यूब माइनस 2 साइन एक्स प्लस के इज एन ऑड फंक्शन, देन फाइंड के। ये बता रखा है कि ऑड फंक्शन है ना। अगर ये अपने को बता रखा है कि ऑड फंक्शन है और अपने को कोई स्पेसिफिक अननोन फाइंड करना है तो बेटा कैसे करें। अगर ऑड फंक्शन है मतलब मेरे को क्या पता है कि यार f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स होगा। सिंपल सा फंडा जो अपने को समझ आता है। डन। अच्छा तो f ऑफ माइनस एक्स का मतलब क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स क्यूब, जहां भी एक्स उसको माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस के इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। अच्छा माइनस ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ एक्स क्या था अपने पास, एक्स क्यूब माइनस 2 साइन एक्स प्लस के। डन। ओके सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस, अच्छा माइनस साइन है बाहर आ जाएगा तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस के इज इक्वल टू, यहां से माइनस साइन है ब्रैकेट ओपन करेंगे, इट विल बी माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस के। डन। कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस एक्स क्यूब खत्म हो गया, 2 है साइन एक्स खत्म हो गया, बच रहा है अपने पास k इज इक्वल टू माइनस के, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन हो गया डन। इतना सा सिंपल सा फंडा। क्या फंडा समझ आया, मेरे को दे रखा था ऑड फंक्शन, मतलब क्या करो, मतलब सर f ऑफ माइनस एक्स को माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वेट कर दो और कुछ करना नहीं है, सिंपल सा मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन करो, क्वेश्चन अपने पास डन, फाइनल रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई है। डन। तो बस इतना सा ही क्वेश्चन था। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सेम प्रोसेस करोगे, फाइनल आंसर निकालोगे, फ्री के मार्क्स लोगे और मजे करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है लॉग ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या बोल रखा है, इज एन ऑड और इवन फंक्शन। ये बताना भाई ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। जब भी ऐसा बताना होता है क्या करना है अपने को सिंपल f ऑफ माइनस एक्स फाइंड कर देना है। अब इसकी वैल्यू चेक करनी है, f ऑफ माइनस एक्स फाइंड करेंगे मतलब अपने पास आ गया लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस रूट ओवर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा माइनस एक्स स्क्वायर करूं चाहे एक्स स्क्वायर करूं फर्क नहीं पड़ेगा, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही अपने पास आएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। डन। अच्छा अभी इसको फर्दर कैसे सॉल्व करें, सिंपल सा फंडा क्या दिखता है मेरे को कि मैंने इसको करता हूं रैशनलाइज। मैंने क्या लिखा, मैं इसको लिखता हूं लॉग ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। अच्छा इसी को रैशनलाइज करना है, मतलब यहां पर लॉग के साथ को रैशनलाइज करना है, ये पूरा ब्रैकेट में अपने पास एज इट इज है। इसे मैंने लिखा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। डन। अच्छा अपॉन में अगेन सेम अपने पास रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 किया रैशनलाइज। अच्छा रैशनलाइज करेंगे, ऊपर क्या बन के आएगा अपने पास, ऊपर अपने पास आएगा बेटा दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अच्छा ऊपर अपने पास a स्क्वायर माइनस बी बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। अच्छा प्लस 1 नहीं भाई, इसको करेक्ट करो, यहां पर अपने पास आएगा प्लस x और यहां भी आएगा प्लस x, तभी तो रैशनलाइज हो पाएगा। इसको सॉल्व किया अपने पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कैंसिल, बचा अपने पास 1 अपॉन में नीचे क्या बच रहा है अपने पास, नीचे बच रहा है एज इट इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। डन। तो बच्चा अब अपने पास आ गया लॉग ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। और एक्चुअल में अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है एफ एक्स के इक्वल। अगर मैंने इस फंक्शन को एफ एक्स माना था तभी तो क्वेश्चन स्टार्ट किया था। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, यानी कि अपने पास क्या समझ आ रहा है, अपने को आ रहा है कि यार एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। और जैसे ही ऐसा बन रहा है, जैसे ही कंडीशन आ रही है, इसका मतलब फंक्शन कौन सा अपने पास, फंक्शन इज ऑड फंक्शन, और यही तो फाइंड करना था, तो आंसर है ऑड फंक्शन। क्लियर। ओके बच्चा, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर एक्स प्लस ए रेज़ टू पावर माइनस एक्स इज एन ऑड और इवन फंक्शन। अगेन अपने पास क्या कॉन्सेप्ट है, ऑड और इवन फंक्शन का, और अपने को बताना है कि जो फंक्शन है ये ऑड है कि इवन है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एक ही तरीका अप्लाई कर रहे हैं, करते हैं भाई। सबसे पहले मेरे को पता है यहाँ पे एफ एक्स जो अपने पास है, एफ एक्स कितना है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स।
डन। अब अपने को करना क्या है, अपने को चेक करना है कि भाई फंक्शन जो अपने पास दे रखा है ये फंक्शन ऑड फंक्शन होगा कि इवन फंक्शन होगा। तो चेक करने का तरीका अपने को पता है, अपने को क्या फाइंड करना है यहाँ पे, f ऑफ माइनस एक्स। अच्छा, f ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू a टू द पावर x प्लस a टू द पावर माइनस ऑफ माइनस एक्स। और जैसे माइनस ऑफ माइनस एक्स मतलब x, मतलब हुआ क्या, सेम क्वेश्चन सेम अपन ने फंक्शन को दोबारा लिख दिया, बस ऑर्डर चेंज हुआ है। यानी कि दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज इक्वल टू a टू द पावर x प्लस a टू द पावर माइनस एक्स, मतलब fx के इक्वल है बाबा। fx के इक्वल है, इसका मतलब मुझे क्या समझ आ रहा है, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x। और जैसे ये कंडीशन आई, अभी अभी अपन ने पढ़ा था कि भाई जैसे ये कंडीशन आती है f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी कि फंक्शन जो अपने पास है वो कौन सा फंक्शन हो जाता है, वो हो जाता है अपने पास इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। और ये अपने पास आ गया फाइनल आंसर, क्वेश्चन डन, खत्म, मार्क्स आ गए फुल। मतलब जब भी अपने पास इवन ऑड का फंक्शन का क्वेश्चन आए, सिंपल फंडा, फंक्शन में x को रिप्लेस करो माइनस एक्स से, रिजल्ट चेक करो, अगर fx के इक्वल है तो इवन फंक्शन, और माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल है तो ऑड फंक्शन, और दोनों में से कुछ ही नहीं है तो इसका मतलब ना तो भाई फंक्शन इवन फंक्शन है और ना ही ऑड फंक्शन है। तो यहां पे अपना इवन ऑड फंक्शन भी हो गया खत्म, कंपोजिट फंक्शन कर लिया अच्छे से डिटेल में, क्लियर। सेकंड ऑड एंड इवन फंक्शन अच्छे से डिटेल में कर लिया, एग्जांपल कर लिया, खत्म। अब लास्ट अपने पास फंक्शन आता है बेटा, पहले मैं सोच रहा था कि इसको अपन है ना 9th पार्ट में करें, बट जरूरत है नहीं, छोटा सा पार्ट है, खत्म करके नक्की करते हैं, रिलेशन फंक्शन निपटाते हैं पूरा पूरा। बेटा इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या बोलता है समझना, एकदम आसान कि यार इनवर्स ऑफ रिलेशन जैसे अपन ने देखा है वैसे इनवर्स ऑफ फंक्शन होता है। यानी कि अगर एक फंक्शन मेरे को डिफाइंड है, एक फंक्शन मेरे को पता है कि यार f एक फंक्शन है a से लेकर b पर, तो इनवर्स ऑफ फंक्शन की मैं बात करूं, पहले तो रिप्रेजेंट करने का तरीका -1 लगाते पावर जैसा रिलेशन में करते थे। अब ये क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ फंक्शन फिर भी विल बी b/a, यानी कि अगर a से b फंक्शन f है तो f ऑफ इनवर्स विल बी इक्वल टू b/a, बस इतनी सी बात है, क्लियर। अब पॉइंट आता है कि सर हमेशा क्या फंक्शन में को बोल सकता हूं कि अरे फंक्शन अगर कोई भी फंक्शन a टू b है तो क्या जरूरी है कि हमेशा f इनवर्स एग्जिस्ट करे और वो b से a तक जाए, जरूरी नहीं है। क्या उसके लिए अपने को चेक करना है, क्या क्राइटेरिया बनता है, बेटा समझना ध्यान से, है ना, इजी है, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत बेसिक है, बट स्टिल समझना ध्यान से बेटा। मैंने कहा लेट सपोज अपने पास ना दो सेट है, ये सेट ए दे रखा है अपने को, ये सेट बी दे रखा है, और दोनों में कुछ ना एलिमेंट्स है, लेट द एलिमेंट्स बी। मैंने बोला यार इसके अंदर एलिमेंट अपने पास ए आ रहा है, अच्छा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक लेते हैं बेटा। ए अपने पास है, बी अपने पास है, सी अपने पास है, डी अपने पास है, दिस इज सेट ए। अच्छा बी के अंदर अपने पास एलिमेंट में एक बार के लिए मान के चलता हूं कि रैंडम एलिमेंट में से 1 2 and 3 है, डन। अब हुआ क्या, मेरे को पता है कि अगर a से b के बीच का रिलेशन बनाया, दिस इज सेट a, दिस इज सेट b, और एक फंक्शन अपन ने बनाया a से लेकर b के लिए, तो क्या किस तरह से बना कि a को कनेक्ट किया 1 से, b को कनेक्ट किया बेटा अपन ने 2 से, और c को कनेक्ट किया 3 से, और d को भी कनेक्ट किया 3 से, डन। अभी पहला पॉइंट क्या, ये फंक्शन है 100% फंक्शन है। फंक्शन की प्रॉपर्टी कि a का कोई एलिमेंट खाली ना रहे, और दूसरी प्रॉपर्टी कि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है। दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, मतलब f जो है वो a से b तक डिफाइंड है, बिल्कुल डेफिनेटली डिफाइंड है। अब पॉइंट आता है कि सर f इनवर्स अगर मैं बात करूंगा, f इनवर्स यही होगा, f इनवर्स कहां से कहां तक जाएगा, b टू a तक जाएगा, क्या ये डिफाइंड है। चेक करना चाहूं तो अगर f इनवर्स भी तो एक फंक्शन है भाई, और फंक्शन है मतलब फंक्शन की प्रॉपर्टीज फॉलो करना चाहिए, और यहां पे भाई ये जो निकम्मा ये फॉलो कर नहीं पा रहा है, क्यों, क्योंकि 3 एक एलिमेंट है जिसकी 2 इमेज बन गई। फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि एक से ज्यादा इमेज नहीं चाहिए, 2 इमेज बन गई मतलब कॉन्सेप्ट गलत। इसका मतलब मुझे क्या समझ आ रहा है कि यार a टू b अगर एक फंक्शन है तो इन्वर्टेबल के लिए मेरे को एक कंडीशन तो समझ आई कि a टू b का 1 1 होना कंपलसरी है। अगर 1 1 नहीं होगा, अगर 1 1 नहीं होगा तो मैंने देखा जैसे मैनी 1 बना उतने में b/a जो था यानी कि इनवर्स जो था वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो b/a के लिए मतलब फंक्शन के इनवर्स के लिए पहली कंडीशन मुझे क्या समझ आई कि जो अपने पास फंक्शन बच्चा वो फंक्शन किस फॉर्म में होना चाहिए, वो अपने पास होना चाहिए 1 1 फंक्शन। पहला पॉइंट एकदम क्लियर, बढ़िया। बेटा फोन म्यूट कर देते हैं, बार बार परेशान कर रहा है। चलो भाई अब नहीं करेगा अब नहीं करेगा, स्विच ऑफ कर दिया सीधे। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर सेकंड आपने मैंने मान लिया कि चलो यार ये 1 1 नहीं है, ये मैनी 1 नहीं है, ये 1 1 ही था, तो लेट सपोज मैंने इसको इरेज किया और मैंने यहां पे कहा कि मेरे पास एक एलिमेंट ना 4 और है, कोई एक एलिमेंट अपने पास 4 और है और एक एलिमेंट 5 और है।
अभी मैंने क्या किया, अगेन मैं d को 4 से कनेक्ट करता हूं। अभी इस फंक्शन की बात करूं तो क्या 1 1 फंक्शन है, बिल्कुल है। क्या अभी a टू b डिफाइंड है, बिल्कुल है। अभी मैं चेक करूं तो क्या b टू a डिफाइंड होगा ना, b टू a डिफाइंड क्यों नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि मेरे को क्या पता है कि b सेट में एक एलिमेंट 5 ऐसा है जो खाली है, जिसकी कोई इमेज नहीं है। जैसे कोई एलिमेंट सेट b में ऐसा मिलता है जिसकी a में कोई इमेज ना बने, मतलब फंक्शन क्या बन गया, मतलब मेरे को समझ आ रहा है कि फंक्शन जो है ना वो नॉट डिफाइंड जा रहा है b टू a के लिए। तो b2a के लिए डिफाइंड होने के लिए मेरे को क्या समझ आता है कि यार b सेट में भी कोई एलिमेंट ऐसे ना हो जो खाली पड़ा हो, जो अकेला हो, जिसके साथ कोई एलिमेंट पेयर ना बना रहा हो। तो मतलब मेरे को समझ आ गया यार b 5 को हटाना है, 5 को हटाना है, मतलब a टू b का एक तो 1 1 पता चला, और एक और क्या कंडीशन होना कंपलसरी है, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। तो मुझे अभी समझ आया कि a टू b, अभी ये ऑन टू बनेगा मतलब 5 हट गया। अभी ये फंक्शन ना इन्वर्टेबल है। अब मैं a टू b की बात करूं, b टू a की बात करूं, दोनों एक एक फंक्शन बन रहे हैं। जहां पे a टू b को अपन ने क्या बोला, फंक्शन f, और b टू a को क्या बोला अपन ने, इनवर्स ऑफ फंक्शन f। तो अभी समझ आ गया, एक फंक्शन कंपलसरी नहीं है कि यार हर फंक्शन ना इनवर्स फंक्शन पॉसिबल हो। उसके लिए मेरे को बेसिक सी कंडीशन चाहिए, और उस बेसिक सी कंडीशन को मैंने बोला कि a टू b जो होना चाहिए वो बाइजेक्टिव होना चाहिए, वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। अगर वो बाइजेक्टिव नहीं हुआ तो फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं होगा। तो सिंपल सा फंडा, जब भी आपसे पूछा जाए फंक्शन इन्वर्टेबल है कि नहीं है, आपने क्या चेक करना है, आपने दो चीज चेक करनी है, फंक्शन 1 1 है, बढ़िया, फंक्शन ऑन टू है, बहुत बढ़िया। जैसे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, अपना पास बन गया फंक्शन इन्वर्टेबल। क्लियर है? तो यहां से मेरे को समझ आ रहा है कि यार फंक्शन इन्वर्टेबल का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा, अगर एक f एक फंक्शन है जो a से b पे डिफाइंड है, तो इनवर्स ऑफ फंक्शन का मतलब b से a पर डिफाइंड हो रहा, बस इतना सा। क्लियर? बढ़िया। नेक्स्ट मैं प्रॉपर्टी की बात करता हूं, समझना इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट, ठीक है। f इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, इफ f इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अभी मैंने लास्ट स्लाइड में समझाया बेटा, दो कंडीशन, पहला 1 1 होना कंपलसरी है, दूसरा ऑन टू होना कंपलसरी है, तो ये बन गया। सेकंड, अच्छा, डोमेन ऑफ f इनवर्स विल बी रेंज ऑफ f। अब इस चीज को कैसे समझे बेटा, समझना, पिछली स्लाइड पे मैं वापस जाता हूं। अभी मेरे को पता चल गया a से b पर जब मैंने फंक्शन बनाया तो उस केस के अंदर डोमेन क्या आया, a b c and d, रेंज क्या आई 1 2 3 and 4, बढ़िया। अच्छा, अगर मैंने b से a पर जो फंक्शन बनाया जिसको मैंने इनवर्स ऑफ फंक्शन बोला, तो अभी फंक्शन b टू a है। अगर b टू a है तो अब डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया 1 2 3 4। यानी कि मुझे क्या समझ आ रहा है कि यार अगर एक फंक्शन f मेरे को दे रखा है जो a से लेकर b पर डिफाइंड है, और एक उसका इनवर्स मैंने बनाया f इनवर्स जो b से a पर डिफाइंड है, मतलब इन्वर्टेबल है, ये मैं मान चुका हूं। तो जो प्रॉपर्टी निकल के आएगी, पहली प्रॉपर्टी क्या है अपने पास कि डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू रेंज ऑफ f इनवर्स, और सिमिलरली नेक्स्ट इज रेंज ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f इनवर्स। यानी कि जो रिलेशन में होता था सेम चीज यहां पर होगी, f का डोमेन f इनवर्स का रेंज बन जाएगा, और f की रेंज f इनवर्स का डोमेन बन जाएगा। क्लियर? तो यहां से अपने को पॉइंट 2 भी क्लियर हुआ कि डोमेन ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ f। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ध्यान से समझना कि अगर f a से b पर डिफाइंड है और बाइजेक्टिव है, तो डेफिनेटली कि b टू a भी तो बाइजेक्शन होगा। और ये सारा कुछ अपन पढ़ चुके हैं फंक्शन के अंदर, और फंक्शन की इतनी नॉलेज के बाद ये प्रॉपर्टी एकदम क्लियर समझ आती है। लास्ट प्रॉपर्टी जो अपने पास है, यहां से अपन ने क्या किया, सिंपल x, अगर f इनवर्स फाइंड करना है तो fx को अपन ने x को a b और x की फॉर्म में फाइंड कर लिया, तो f इनवर्स x इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन x। ओके बच्चा, प्रॉपर्टीज के बाद अब बात करते हैं बच्चा इनवर्स फंक्शन के ग्राफ की। ठीक है, तो जैसे ऑड फंक्शन का ग्राफ अपन ने देखा, इवन फंक्शन का ग्राफ अपन ने देखा कि यार वो फंक्शन है सिमेट्रिक है। इवन फंक्शन का ग्राफ किसके सिमेट्रिक था, इवन फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक था y एक्सिस के, और ऑड फंक्शन का ग्राफ जो था वो सिमेट्रिक थे अपोजिट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट थर्ड और सेकंड फोर्थ। सेम केस में इनवर्स फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक होता है बेटा y इज इक्वल टू x वाली लाइन के, मतलब ये जो लाइन फॉर्म होगी अपने पास y इज इक्वल टू x, इसके सिमेट्रिक होगा ग्राफ। किसका ग्राफ, fx का और f इनवर्स x का। मतलब अगर fx का ग्राफ ये फॉर्म हो रहा है तो f इनवर्स का ग्राफ इसके सिमेट्रिक, मतलब इसके थ्रू अगर मैं मिरर इमेज यहां पे मिरर प्लेस करता हूं तो जो इमेज फॉर्म हो रही है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा f इनवर्स x को, f इनवर्स x को।
ठीक है। अगर लेट्स सपोज ये पॉइंट मेरे पास fx को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये आ जाएगा f इनवर्स x। क्लियर फंडा बेटा? तो यही अपने पास था इनवर्स फंक्शन के बारे में बेसिक आइडिया, ठीक है। अभी इनवर्स फंक्शन के बारे में बचा इतना ही करेंगे। इससे ज्यादा जो अपने को चाहिए वो चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन, और वो अपन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, और वहीं पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अपन डील करेंगे। क्लियर? तो अभी के लिए बच्चा ये फाइनली चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके 8 लेक्चर्स अपन ने डाले हैं, सारे के सारे प्रॉपर तरीके से देखना। जिसने नहीं देखे हैं, जिसने कुछ मिस करे, बच्चा बहुत ज्यादा कंटेंट वैसे भी डाला नहीं, लिमिटेड, लेकिन सारा काम का जो भी अपने पास इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चंस बनने के चांसेस है, जहां से आपके कॉन्सेप्ट्स एक्चुअल में स्ट्रांग होंगे, जो आपके लिए एक्चुअल में नीडेड इस चैप्टर के लिए, वो सारा कुछ मैंने कंटेंट वीडियोस में डाला है। तो अच्छे प्रॉपरली तरीके से आपने वीडियोस देखने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने, डाउट है तो पूछने हैं, और ये चैप्टर क्लियर करना है, ठीक है। जैसे मैंने करा दिया, मतलब आपने 8 चैप्टर्स देख लिए, 8 लेक्चर्स देख लिए, सबके वीडियोस देखे, प्रॉपर नोट्स बनाए, तो अब आपने क्या करना है, इसको रैप अप करना है। रैप अप करने के लिए क्या करेंगे, आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसका फॉर्मूला चार्ट बनाएंगे। थर्ड पॉइंट, आप इसके PYQs करेंगे, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे इतना कुछ हो गया कि आपने पूरे लेक्चर्स देखे, प्रॉपर नोट्स बनाए, लास्ट में फॉर्मूला चार्ट बनाया, लास्ट में शॉर्ट नोट्स बनाए, और सबसे लास्ट में PYQs किए, इसका मतलब अब आपका चैप्टर खत्म है। अब आपका डेफिनेटली बोर्ड के अंदर तो मार्क्स आने ही है, चाहे 11th क्लास की स्कूलिंग की बात करूं, 12th क्लास की बोर्ड की बात करूं। लेकिन अब मैं साथ ध्यान रखना, जेई मेंस के मतलब अपना फिक्स है कि यार 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और वो 1 से 2 क्वेश्चन 4 से 8 मार्क्स डेफिनेटली डन। क्लियर? तो ऑल द बेस्ट बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।